जी, क्या प्रश्न है आपका? सबसे पहले तो नमस्ते, जय हिंद अभिनव। नमस्कार। मेरा आपसे प्रश्न ये था कि आज जिस हिसाब से स्थिति बन आई है, लोगों का कहना ये है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, कैसे हम शरीर को स्वस्थ रख सकें। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप थोड़ा मुझे इसमें विस्तार से बताएं कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके इस प्रश्न के लिए, क्योंकि ये एकमात्र आपका प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न भारत के करोड़ों उन भाई बहन, माता पिता, बेटियों और उन साथियों का है जिनको अपने शरीर के बारे में नहीं पता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम ये भी मानते हैं कि स्वास्थ्य ऐसी चीज़ है जिसकी आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार, पर्यावरण, इसकी आवश्यकता किसे नहीं है। और जब हम बात स्वास्थ्य की करते हैं तो वहाँ तो हमारे महापुरुषों ने, हमारे आयुर्वेद शास्त्र के टीकाकारों ने भी ये कई जगह कहा हुआ है कि हर व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है और प्रथम अधिकार है कि वो स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति निरोगी रहे। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, मैं कभी कभी इस पर सोचता हूँ, देश की परिस्थितियों पर विचार करता हूँ तो बहुत कष्ट होता है। और ख़ास तौर से ये कोरोना से अब तक के मामलों में जितना मैंने अनुभव किया, उससे तो कभी कभी दिल बहुत द्रवित हो जाता है। क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में मात्र कुछ करोड़ लोग हैं जो स्वास्थ्य और हेल्थ के बारे में जानते हैं, जिनको हम हेल्थ वर्कर कहते हैं। कोरोना में एक नया नाम जिनका हमने सुना, फ्रंट लाइन वर्कर्स, सामने काम करने वाले लोग, जिसमें सफाई कर्मी, हेल्थ के लोग, जो कि आज कोरोना में लिए, ये सभी हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं। जिनमें से अस्पताल में सफाई कर्मी को भी इतना तो मालूम होता है कि पैरासीटामॉल दिया तो बुखार उतर जाना है, डाइक्लोफिनेक दिया तो दर्द ख़त्म हो जाना है, ओंडासेट्रॉन दिया तो उल्टी बंद हो जानी है, इतना तो उसको भी पता होता है। तो मैंने इनका भी आंकड़न इसी में जोड़ लिया, तो जो आंकड़े निकल के आए वो करीब 4 करोड़ लोग ही निकल के आए जिनको अपने स्वास्थ्य के बारे में पता है और अपने शरीर के बारे में पता है। जिसमें डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ हैं, मेडिकल में ओपीडी स्टाफ हैं, आईपीडी स्टाफ हैं, डॉक्टर असिस्टेंट हैं, सर्जन हैं। इस प्रकार से जितने भी हेल्थ के सेक्टर के लोग हैं, मात्र यही लोग जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। और उसमें भी स्वास्थ्य के उपचार के बारे में, रोग के निदान के बारे में अगर दवा और औषधि की बात करें तो वो तो और कम लोग हैं। कुछ गिनती के डॉक्टर और फार्मासिस्ट और दवा बनाने वाले लोग जिनको मालूम होता है कि कौन सी दवा किस रोग में काम आने वाली है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं अभी आपके मूल प्रश्न पर नहीं आया। ये भूमिका के लिए मैंने आपको बताया ताकि आप जान सकें कि स्वास्थ्य की आवश्यकता कितने लोगों को है और स्वास्थ्य के बारे में जानते कितने लोग हैं। इस देश के लिए काम करने वाले हम सबके आदरणीय राजीव भाई दीक्षित ने जीवन में ये सपना देखा कि हर व्यक्ति अपना चिकित्सक स्वयं बन जाए, अपने रोगों का निदान स्वयं करने लग जाए। लेकिन आज मैं जब उस पर विचार करता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि अपना चिकित्सक स्वयं बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। हम जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं, हम दवाओं के उपयोग के बारे में जानते हैं, कौन सी बीमारी में कौन सी चीज़ लेनी है उस पर जानते हैं, सर्दी जुकाम बुखार में काढ़ा ले लीजिए, ये औषधि ग्रहण कर लीजिए, ये तो हमें मालूम चल चुका है राजीव भाई की प्रेरणाओं से और हमारे अपने स्वयं की शक्तियों से। लेकिन क्या हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं? ये आँख क्या है, ये हृदय क्या है, ये लिवर क्या है, ये इंटेस्टाइन क्या है जिसको आंतें कहते हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, गुदाशय, मलद्वार, हमारा फेफड़ा, हमारी किडनी, वृक्क जिसको कहते हैं, हमारा लीवर, इनके बारे में हमें नहीं पता। ना ही हमें हमारे शरीर के संरचनाओं के बारे में पता है और ना ही हमें हमारे शरीर के संरचना के कार्यों के बारे में पता है, अंग के बारे में पता है। तो अब मैं यहाँ से आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ कि यदि आपको स्वस्थ रहना है और अपना चिकित्सक स्वयं बनने की लड़ाई में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। तो बहुत कुछ तो आज
एक ही बार में आपको बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताने का प्रयास करूंगा कि आज के बाद आपको अपने शरीर के विषय में तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। सामान्य परिचय मैं आपका ज़रूर करवाना चाहूँगा उस शरीर विज्ञान से। हम सब ने अक्सर देखा है, पढ़ा है, सुना है। अगर हमने विद्यालय में जाकर अध्ययन किया है तो कक्षा 10 और 11 में हमें पढ़ाया गया, अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। अर्थात अगर इस शरीर के बारे में जानना है तो सबसे पहले शरीर के इकाई के बारे में जानिए कि वो इकाई क्या है जिससे शरीर बना है। तो कोशिका से हमारा शरीर बना है। दो प्रकार से कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है एनिमल कोशिकाएं, जिसमें हम सब जीव जगत के लोग मनुष्य आ जाते हैं, और दूसरा होता है प्लांट कोशिकाएं, जिसमें पेड़ पौधों की कोशिकाएं आती हैं। तो हम यहाँ पर अपने स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो हम एनिमल सेल की बात करेंगे, जंतु कोशिका की बात करेंगे। सबसे सूक्ष्मतम इकाई थी कोशिका, जिससे इतने बड़े शरीर का निर्माण हुआ। तो कैसे हुआ? कुछ स्टेप हुए होंगे तब हुआ होगा। तो स्टेप के ही बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि कोशिकाओं से मिलकर बना हमारा ऊतक, जिसको हम टिश्यू कहते हैं, और उस टिश्यूओं से मिलकर बना हमारा ऑर्गन, जिसको हम अंग कहते हैं, और उन अंगों से मिलकर बना हमारा ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम अंग तंत्र कहते हैं, और उस अंग तंत्र से मिलकर बना हमारा बॉडी, जिसको हम शरीर कहते हैं। यानी द ग्रुप ऑफ सेल विच इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम इज नोन एज टिश्यू। हिंदी में इसका अर्थ है कि कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य और संरचना की दृष्टि से समान हो, उसे ऊतक कहते हैं। मतलब इसको और सरल भाषा में हम अगर समझें तो कोशिका को हम नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन अगर कई कोशिकाओं का समूह बना दिया जाए तो वो एक लोथड़ का रूप ले लेता है, मांस के टुकड़े का रूप ले लेता है। उसी को टिश्यू कहते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं: मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, जिनके अलग अलग काम हैं। आपके मांस को बनाना किसी टिश्यू का काम है, तो आपके हड्डियों के अंदर मज्जा को बनाना किसी टिश्यू का काम है। आपके अंदर रक्त को बनाना किसी टिश्यू का काम है, तो आपके अंदर रस को बनाना किसी टिश्यू का काम है। आपके अंदर मांस, मेद और शुक्र भी जो बनता है वो अलग अलग प्रकार के ऊतकों का ही कारण है, क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर बना है हमारा ऊतक। अब अगर हमारा ऊतक बन गया, मतलब मांस बन गया, एक टुकड़ा बन गया 4 प्रकार के ऊतकों से, फिर उन कई प्रकार के टुकड़ों का मिलाप होकर बन जाता है, रूप लेता है एक अंग का। जैसे मैंने आपको कहा कि रस, रक्त, मांस, मज्जा, शुक्र, वीर्य, ये सभी ऊतकों की वजह से बनते हैं। तो इन सभी को मिलाकर एक एक अंग बनता है। जैसे अगर मैं इसको सरल भाषा में कहूँ तो आप देखते हैं हाथ, आप देखते हैं पैर, आप देखते हैं हड्डियाँ, आप देखते हैं फेफड़े, आप देखते हैं हृदय। तो हृदय जो है वो किसी अलग प्रकार के ऊतक से मिलकर बना है, टिश्यूओं से मिलकर बना है। हड्डियाँ आपकी किसी अलग प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी है। जो लीवर है आपका वो किसी अलग प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना है। जो किडनी है आपकी वो किसी अलग प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी है। जो मांस है आपका वो किसी अलग प्रकार का टिश्यू है। और वो 4 ही प्रकार के टिश्यू हैं जिसका वर्णन थोड़ी देर पहले मैंने आपसे किया। तो अब कई प्रकार के टिश्यू मिल गए तो इसका सीधा सीधा परिभाषा बना कि ऊतकों का वह समूह जो संरचना और कार्य की दृष्टि से समान हो, उसे अंग कहते हैं। ऊतकों का समूह मिलकर बनाता है अंग, और फिर अंगों का समूह मिलकर बनाता है अंग तंत्र, जिसमें हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं और अक्सर बोलचाल की भाषा में प्रयोग भी करते रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये विभिन्न इंडोक्राइन सिस्टम, ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो हमारे शरीर में अंग तंत्र हैं। हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो इन्हीं को पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, अलग अलग नामों से अस्थि तंत्र, कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र के नामों से हम जानते हैं, क्योंकि ये अंग तंत्र हैं। इसमें कई प्रकार के अंगों का समूह होता है।
अगर आप इस परिभाषा को फिट करना चाहें तो पाचन तंत्र का उदाहरण लेते हैं। तो पाचन तंत्र में हम सब देखें कि कौन कौन सा अंग शामिल है। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले आता है मुंह, मुंह के बाद आती है लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियों के बाद हम नीचे जाएं तो हमारा आता है ग्रसनी, ग्रास नली, जहाँ से भोजन नीचे जाता है। फिर उस नीचे गए हुए भोजन जो हमारा आमाशय में जाता है, फिर वो आमाशय से छोटी आंत में जाता है, फिर वो बड़ी आंत में जाता है, मलाशय में जाता है और गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। इस पूरी क्रिया को पाचन कहते हैं और इस क्रिया को करने में लगे हुए लोगों को, सहयोगियों को पाचन तंत्र कहते हैं। उन अंगों से मिलकर जो सिस्टम बनता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं, जो ऊपर मुंह से लेके नीचे गुदा द्वार तक पाचन की क्रिया में सहयोग किया। इसी प्रकार श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी नासिका है, नाक है, ग्रासनी है, फिर हमारे दोनों फेफड़े हैं जिनको लंग्स कहते हैं, उनके अंदर एल्वियोई है, ब्रोंकियल है, ब्रोंकियस है। ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के अंग जो हैं इनसे मिलकर बनता है हमारा रेस्पिरेटरी या श्वसन तंत्र। मतलब कई अंगों के समूह से हमारा अंग तंत्र का निर्माण हुआ, और जब हमारे कई अंग तंत्र मिल गए, उनको एक कर दिया गया, तो हमारे शरीर का निर्माण हुआ, हमारे बॉडी का निर्माण हुआ। ये 8 प्रकार के अंग तंत्र मिले, 4 प्रकार के ऊतक मिले, लाखों अरबों खरबों कोशिकाएं मिली, अलग अलग प्रकार के अंग मिले, और फिर उसके हड्डियों के ऊपर एक ढांचा बना, और वो ढांचे के ऊपर फिर चमड़े का रूप लिया, और वो चमड़ा फिर एक बच्चे के रूप में, एक जीव के रूप में पैदा होता है, और फिर उसी कोशिका विभाजन के तहत उसका ग्रोथ होता है, और वो बड़ा एक 6 फुट का इंसान बनता है, व्यक्ति बनता है, और फिर वो झुककर एक 60 वर्षीय, 80 वर्षीय और 100 वर्षीय वृद्ध बनकर इस लोक को सिधार कर परलोक चला जाता है। इस सभी कड़ी में अगर हम देखें तो शरीर का एक अहम स्थान होता है दवा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जैसे यहाँ तक अगर हमने देखा कि हमारा शरीर क्या है, शरीर बना कैसे है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी, कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र और शरीर। इस शरीर के बनने के बाद फिर यह प्रश्न उठता है कि इस शरीर के संरचना में जितने अंग हैं इनका काम क्या है, कौन क्या काम करता है। हृदय का क्या काम है, लीवर का क्या काम है, किडनी का क्या काम है, लंग्स का क्या काम है। इतना तो हमें मालूम है कि आँखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, जीभ का काम है स्वाद ग्रहण करना, मुख का काम है बोलना, नाक का काम है किसी स्मेल या गंध को सूंघना। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हृदय का क्या काम है, हमें ये नहीं मालूम है कि रक्त का क्या काम है। रक्त में भी लाल रक्त कणिकाएं जिनको आरबीसी कहते हैं उनका क्या काम है, श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको डब्ल्यूबीसी कहते हैं उनका क्या काम है, और प्लेटलेट जो कि हमारे रक्त को बहने से रोककर थक्का बनाने का काम करती हैं उनका क्या काम है। हमारे किडनी का क्या काम है, किडनी के अंदर जो 2 प्रकार की किडनी है और उस किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस फिल्टर बसता है जो हमारे मूत्र को छानता है, वो भी नहीं पता हमें कि क्या काम है उसका। हमें हमारे लीवर का काम नहीं पता कि लीवर पाचन करता है तो किस प्रकार करता है। हमें पित्ताशय का कार्य नहीं पता, हमें बड़ी आंत छोटी आंत का कार्य नहीं पता, हमें हमारी अस्थियों का काम नहीं पता, हमें हमारे मस्तिष्क के अंदर पाए जाने वाले सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS और ये रीढ़ की हड्डी होती है इसका काम नहीं पता। तो जब अगर हम संरचना के बारे में जिसको एनाटॉमी कहते हैं जान चुके हैं तो अब ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि अब इनके कार्यों के बारे में जानें और विस्तार से उसको समझें। तो अलग अलग प्रकार के अंगों के अलग अलग कार्य हैं। ईश्वर ने, प्रकृति ने अलग अलग शरीर में अंगों को अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है। जैसे हार्ट का काम है ब्लड को ऑक्सीडाइज करना, लंग्स का काम है और हवाओं को नीचे सोखकर और उनके अंदर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों में एल्वियोई में ऑक्सीजन को इकट्ठा करना। किडनी का काम है उस ब्लड को फिल्टर करना जिसके अंदर ऑक्सीजन कैरी होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। लीवर का काम है भोजन को पचाना। बड़ी आंत में आपका भोजन बाद में जाकर पचता है, उससे पहले छोटी आंत में पचता है।
बड़ी आंत में रस के रूप में जो हमारा भोजन जाता है उसके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट का खिंचाव होता है शरीर के द्वारा, विटामिन्स लिए जाते हैं, मिनरल्स लिए जाते हैं, प्रोटीन लिए जाते हैं, और छोटी आंत में उस भोजन के छोटे टुकड़े होते हैं। आमाशय में जाकर वो भोजन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको जठर अग्नि कहते हैं, उस जठर के साथ मिलकर टूटना प्रारंभ करता है। इस प्रकार शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंगों के अलग अलग काम हैं। अगर इस पर विस्तार में हम जानना चाहते हैं तो इसके लिए 1 हफ्ते का पूरा आपको सेमिनार वेबिनार करना पड़ेगा, जिसमें आपको शुरू से लेकर अंत तक शरीर के संरचना, कार्य, बीमारी और उनके औषधियों पर आपको बताया जाएगा। ये कक्षा बहुत जल्द हम लोग ऑनलाइन भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें एक रूम बनाकर, एक टीम बनाकर, मीटिंग जैसा हॉल बनाकर हम उसमें अपने साथियों को आमंत्रित करेंगे जिनको स्वास्थ्य के बारे में जानना है, जिनको हेल्थ के बारे में जानना है, अपने शरीर के बारे में जानना है। और एक 7 दिनों के सेशन में जो कि फ्री होगा, उसमें हम उनको चिकित्सा के बारे में बताएंगे, स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे और शरीर के बारे में बताएंगे। तो आपके प्रश्न का, जैसा कि मुझे लगता है कि मैंने उत्तर दे दिया है, कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जानने से पहले अपने शरीर के बारे में जानें। अपने शरीर के बारे में जब हम जान लेंगे, उनके कामों के बारे में हम जान लेंगे, तभी हम आगे चिकित्सा और उनकी औषधियों के बारे में जान पाएंगे। जैसे आपके शरीर में TB होता है, ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी, तो उसके पीछे का कारण क्या है? हम सब नहीं जानते कि वो एक प्रकार के बैक्टीरिया से पैदा होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। हमारे शरीर में बुखार होता है तो हम ये नहीं जानते कि बुखार कोई बीमारी नहीं, बल्कि किसी उपद्रव के शरीर में बैठ जाने के बाद एक क्रिया है, जिस क्रिया के माध्यम से वो उपद्रव शांत करता है शरीर, गर्मी देकर पैदा करके। इसी प्रकार सर्दी जुकाम होती है तो उसके पीछे का विज्ञान क्या है, क्यों सर्दी होती है? ताकि हमारे अंदर जमा हुआ कफ स्नेहित होकर, स्निग्ध होकर बाहर निकल सके, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल सके, ताकि आपका बढ़ा हुआ दोष शांत हो सके। तब हमारा ये प्रश्न उठता है कि हम औषधियों के बारे में जानें। हरड़ का क्या काम है, बहेड़े का क्या काम है, आंवले का क्या काम है, चित्रक मूल का क्या काम है, यवा खार, सज्जी खार का क्या काम है, पोहकर मूल का क्या काम है, अश्वगंधा, शतावर, श्वेत मूसली, मुलहठी, श्वेतपर्णी, पुष्पपर्णी, इन अलग अलग औषधियाँ, जिनकी नाम मैं अगर आपको गिनाना शुरू करूँ तो हज़ारों नाम हैं औषधियों के, जिनके बारे में आपको फिर जानना पड़ेगा, और औषधियों के गुणों के बारे में जानना पड़ेगा। फिर आप शरीर और औषधि जब दोनों को जान जाएंगे, फिर आपको परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वविवेक से, अपने बुद्धि से, अपने तर्क से, देश काल और परिस्थिति के अनुसार रोगी की चिकित्सा करनी होगी या निज स्वयं की चिकित्सा करनी होगी। देश काल और परिस्थिति मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल होता है। चरक जी ने ये बताया है कि 3 प्रकार के देश होते हैं, जिसका वर्णन उन्होंने किया है: जांगल्य देश, अनूप देश और सामान्य देश। जांगल्य देश में ऐसे क्षेत्र आते हैं जो कि जहाँ हवाएं बहुत चलती हों, जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हों, पहाड़ बहुत ज़्यादा हों, रुक्ष धूल उड़ती हो बहुत ज़्यादा, ऐसे देश को जांगल्य देश कहते हैं। जैसे राजस्थान, भारत में अगर हम देखना चाहें तो राजस्थान। फिर दूसरा आता है अनूप देश। अनूप देश में वो कहते हैं कि जहाँ बहुत अधिक दलदली इलाका है, बहुत अधिक पानी भरा रहता है, बहुत अधिक वर्षा होती है, ऊचड़ खाजड़ ज़मीन है, बहुत अधिक बारिश और पानी का सबसे ज़्यादा वो बताते हैं, पानी और दलदली इलाके जहाँ पर हवाएं भी चलती हों और पेड़ पौधे भी हों हरे भरे, ऐसे देश और क्षेत्र को अनूप देश कहते हैं। जैसे आप देखना चाहें तो बिहार ले लीजिए, चेरापूंजी ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए। और फिर तीसरा जिसको वो सामान्य देश कहते हैं, उसमें वो उत्तर प्रदेश और पंजाब का नाम लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश और पंजाब ऐसे क्षेत्र हैं भारत के जो सामान्य देश में आते हैं, जहाँ सभी प्रकार के मौसम बनते हैं, सभी प्रकार की ऋतुएं चलती हैं और यहाँ पर व्यक्ति सबसे कम बीमार पड़ता है। तो वो कहते हैं कि देश की अलग अलग परिवर्तन उन्होंने बताया, अलग अलग प्रकार बताया, इन प्रकारों का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। और काल मतलब समय,
कौन सा काल चल रहा है, दिन है, रात है। अब ऐसा नहीं है कि आप रात के 12 बजे ही जाके किसी व्यक्ति की चिकित्सा करना प्रारंभ कर दें, समय से ऊपर जाकर किसी की चिकित्सा प्रारंभ करना शुरू कर दें। और परिस्थिति, क्या रोगी की परिस्थिति है ठीक होने की, क्या वैद्य की परिस्थिति है रोगी तक पहुंचने की, इन चीज़ों का ध्यान करके अगर आप चिकित्सा का काम जानना चाहें और शुरू करें तो मेरा विश्वास है और मेरी ये ईश्वर से कामना है कि हम एक अच्छा चिकित्सक बन सकते हैं और लोगों को रोगों से दूर करके उन्हें निरोगी बनाने के इस महाअभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने और भी भाई जी। साथियों को जोड़ के उन तक ये बातें और ये राजीव भाई के विचार हम समाज में फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।